नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो शेयर बाजार में कत्लेआम जारी है। इस बीच गौतम अडानी की बुनियाद कितनी मजबूत है या कमज़ोर है, इस पर भी बहस जारी है। बाजार में बिकवाली आज भी नहीं रुकी। अडानी ग्रुप की कंपनियों में बिकवाली जारी रही। खैर, जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी की, अडानी एंटरप्राइजेज, वो और सातों कंपनियां और सबकी हालत खराब है, खस्ता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने चूल्हे हिला दी हैं। संसद से शेयर बाजार तक अडानी ग्रुप के कामकाजी तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दम नहीं है और वो फर्जी बातें बताकर अडानी के शेयरों को गिराना चाहता था ताकि शॉर्ट सेलिंग से फायदा हो सके, तो टारगेट गौतम अडानी ही क्यों? हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि 5 साल में 500% डेवलपमेंट या विकास या पैसा बढ़ाना हर किसी का ध्यान खींचता है। और बुनियाद इतनी मजबूत ही होती, निवेशकों में इतना भरोसा ही होता, तो 10 लाख करोड़ की बर्बादी तो अभी नहीं होती शेयर बाजार में जो हमने देखा। हिंडनबर्ग अगर खेल था तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ, और जिसमें दम था उसने ताल ठोक कर ऐसे खेल का पासा पलट किया। कैसे किया, ये उदाहरण के साथ हम आपको समझाते हैं। 1992 स्कैम आपने देखी होगी, ये वेब सीरीज हर्षद मेहता की कहानी। इसमें कैसे ये 2 साल पहले आई थी कोविड के समय, और आपने देखा इसमें कि कैसे हर्षद भाई का सामना जो है बेयर कार्टेल यानी मंदरिये मनु मानेक से होता है। हर्षद बाजार को उठाने वाला तेजरिया था, तो मनु मानेक भयानक मंदरिया, जिसे काट लिया उसे उठने का मौका नहीं मिलता था। इसीलिए मानेक को ब्लैक कोबरा के नाम से लोग जानते थे। राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी उनके बाएं दाएं हाथ माने जाते थे। इसी कार्टेल ने एक खतरनाक षड्यंत्र रचा था, और तब निशाने पर थे मुकेश अंबानी के पापा धीरू भाई अंबानी। ब्लैक कोबरा ने तय किया कि रिलायंस के शेयर को डसा जाए, डसने का प्लान बनाया था। और आप देखिए कि कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, गौतम अडानी वाली हालत नहीं हुई। दरअसल रिलायंस ने 1977 में आईपीओ लाने का फैसला किया। तब तक धीरू भाई प्राइवेट सेक्टर में देश के बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। अक्टूबर 77 में रिलायंस की लिस्टिंग होती है। इसके 1 साल के भीतर इसका शेयर 10 रुपए से 50 रुपए पर जाता है। 1980 में 104 रुपए, इसके 2 साल बाद 82 में 186 रुपए पर परचम फहरा रहा होता है मार्केट में। तभी धीरू भाई के खिलाफ बियर कार्टेल सक्रिय होता है। ब्लैक कोबरा ने मौका देखकर धीरू भाई अंबानी को नीचे लाने का एक षड्यंत्र रचता है। इसी समय 1982 में रिलायंस ने डिवेंचर लाने का फैसला किया। बियर कार्टेल का टारगेट था कि इसे फेल कर दो, जैसे कि हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ करने की कोशिश की। अचानक मनु मानेक ने रिलायंस के शेयर बेचने शुरू कर दिए। शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत हो गई कोलकाता से। ये होता क्या है शॉर्ट सेलिंग? मतलब आपने 180 के दाम पर शेयर बेच दिए। जब पैनिक फैला, मार्केट में बिकवाली शुरू हो गई, भाव 120 पर आ गया। अब आपने शॉर्ट पोजीशन कवर कर लिया, मतलब जितने शेयर बेचे थे उतने खरीद लो, क्योंकि वो तो आपके पास थे नहीं, तभी आपने बेचे। सौदा बराबर हो गया और 180 में आपने जो है बेचा, 120 में खरीदा, 60 रुपए का टकाटक मुनाफा। रिलायंस की शॉर्ट सेलिंग कोलकाता में शुरू होती है। मार्च 1982 में एक दिन ऐसा आता है जब एक ही दिन 3.5 लाख शेयर रिलायंस के बिक जाते हैं। भाव 8% गिर जाता है। खेल इसके बाद होता है। अचानक बेयर कार्टेल के बेचे शेयरों को कोई खरीदने लगता है। विदेशी खरीदने लगते, एनआरआई खरीदने लगते हैं, सब खाड़ी के देश के लोग। मनु मानेक की हालत खराब हो जाती है। उसने शेयर बेच तो दी, लेकिन अब 14 दिन उस समय बाद सेटलमेंट होता था। आपको उस दिन खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने तो बिना खरीदे शेयर बेचे थे। अब मनु मानेक के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो कम दाम पर बेचे शेयर जो है ऊपर के भाव पर खरीदो। अगर ऐसा हुआ तो भारी नुकसान। इसलिए ब्लैक कोबरा ने कोशिश की कि थोड़ा मार्जिन देकर शेयर को अगले सेटलमेंट तक खींच लेते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जैसे ही खबर फैली, रिलायंस में और तेजी आ जाती है और भाव 201 रुपए पर चला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में संकट। बेयर कार्टेल के पास अब डिलीवरी के समय खरीदने के लिए शेयर नहीं,
ले किससे? तभी एक ऐसा सच सामने आता है जिससे मानेक एंड कंपनी की वाट लग जाती है। उनको सेटलमेंट के लिए जो बेचे गए शेयर थे उसको खरीदने के लिए जब वो जिसके पास जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो भी शेयर अंबानी ने ही दिए, जिससे कि उन्होंने अपनी पोजीशन शॉर्ट कवर की। और ये धीरू भाई अंबानी की चाल थी। उन्होंने डरने के बजाय काउंटर अटैक का प्लान बनाया और समझ गए थे कि ये मंदरिये मेरे पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने शुरू में ही बता दिया अपने विदेशी पार्टनर को कि भाई खरीद लेना जब आपको लगे कि बहुत तेजी से शेयर बिक रहे हैं। 150 के भाव पर उनके पार्टनर्स ने शेयर खरीद ले और बाद में ऊंचे भाव पर पकड़ा दिए। ब्लैक कोबरा का जहर उतर गया। धीरू भाई बाजार के डॉन बन गए। कहा जाता है कि धीरू भाई ने किसी भी हालात से बचने के लिए एक और उपाय किया था। उन्होंने विदेश से लगभग 100 करोड़ रुपए 4% ब्याज पर उठाकर रख लिए थे। ये तरीका था कि किसी भी गिरावट में अपने शेयर धारकों के हितों की रक्षा करना। तब उस समय अपने देश में बैंकों का इंटरेस्ट रेट 12% था और वो पैसा कितने पे लाए थे? 4% पे। गौतम अडानी ने शेयर बाजार में हाहाकार से घबराकर 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन ऑफर वापस ले लिया। अब सोचिए, धीरू भाई भी चाहते तो डिवेंचर जो ला रहे थे उसको आगे खिसका सकते थे कि बाजार सेटल हो जाए, पैनिक खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया? मैदान में उतरकर लड़ने का फैसला किया, क्योंकि उनकी बुनियाद बहुत मजबूत थी। शेयर धारकों का समर्थन साथ था। अडानी के साथ ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा फर्क है। उस समय जब शेयर बाजार लॉन्च हो रहा था, स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी और सेंसेक्स कहीं कम सूचकांक पे थे, और तब धीरू भाई अंबानी के खिलाफ उस साजिश को, जब डिजिटल नहीं था, सौदे बोली पर होते थे मार्केट प्लेस में, और तब उन्होंने उस काले खेल का मुकाबला किया, डरे नहीं, सहमे नहीं और जीत हासिल की। दूसरी तरफ आज गौतम अडानी है, और क्या स्थिति है कंपनी की आज, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार।